जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस रोजगार सीरीज में। रोजगार सीरीज का नाम, मैंने इस सीरीज का रोजगार क्यों नाम रखा है ये जान लो, क्योंकि ये आपको रोजगार देने में मदद करेगा। बेरोजगारों के लिए रोजगार देने में ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसलिए मैंने इस सीरीज का नाम रखा है रोजगार सीरीज। ठीक है, तो आप जो भी टाइम बर्बाद करते हैं 10 मिनट 15 मिनट इधर उधर घूमने में, ट्रेवल्स कहीं जाने में, रास्ते में कहीं 10-15 मिनट आप जाते हैं आपके रास्ते, या फिर चाय पीते वक्त, जैसे भी आपके जो 10-15 मिनट नुकसान होते हैं, मैं इस आज उस टाइम को बचाने के लिए ये रोजगार सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जिसमें आपके हिस्ट्री के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, यानी कि जो अभी पूछे जा रहे हैं हर एक एग्जाम में, 2022 में, 2023 में, 24 में, हर एक एग्जाम में, एसएससी में, रेलवे में, स्टेट एग्जाम के जितने भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सारे लेटेस्ट क्वेश्चन और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन को मैं इस सीरीज में कराने वाला हूँ, जो आपके लिए एक फ़ायदेमंद होगा, जो आपके रोज़गार के लिए ये रोज़गार सीरीज अच्छा साबित होगा। ठीक है, तो इस सीरीज के साथ सभी लोग जुड़िए, क्योंकि आप लोग ये बहुत प्रॉफिटेबल है। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, क्योंकि मैं इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन जो बार बार हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो 5 सालों से पूछे जा रहे हैं, 8 सालों से पूछे जा रहे हैं लगातार, वैसे क्वेश्चन को मैं निचोड़ कर इस क्लास में, इस सीरीज़ में, रोजगार सीरीज में कराने वाला हूँ। तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये सीरीज़, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, और ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया कि हर एग्ज़ाम के निचोड़ कर मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चन को इसमें लाया है, इस सीरीज़ में लाऊंगा और दे रहा हूँ। आज से हमारा हर डे, प्रतिदिन, आपके प्रतिदिन इसी चैनल पर, यानी सुधीर स्टडी अकादमी सेंटर पर आपके ये सीरीज़ देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले भी सीरीज़ चलाया टी सीरीज़ कर जिसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे उसमें जुड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा व्यू आ रहे हैं, बहुत से बच्चे पसंद कर रहे हैं। तो इस सीरीज को भी उम्मीद है कि सारे लोग को पसंद आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ये सीरीज़ आपके साथ नोटिफिकेशन में मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको लोगों को एक कैसा क्लास लगा, क्योंकि आज का ये फर्स्ट क्लास है हमारा। तो आज का क्लास कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में बताएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और कोई भी कमी आपको लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि उस कमी को मैं दूर करने में कोशिश करूँ। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस रोजगार सीरीज में, जो आपको बेरोजगार से रोजगार की ओर एक कदम आपका साथ देगा। ठीक है, कदम से कदम बढ़ाने में आपका ये रोजगार सीरीज रोजगार पाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, और पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है? विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिलता है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला। आपके सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। मोहनजोदड़ो से मिला हुआ ये विशाल स्नानागार है, और इसकी जो लंबाई है लगभग 12 मीटर लंबाई है, चौड़ाई 7 किलोमीटर है, 7 मीटर है, और गहराई की बात करें तो लगभग 2.5 मीटर इसकी गहराई है इस विशाल स्नानागार की। ठीक है, और इसका जो उपयोग होता था धार्मिक और सार्वजनिक स्नानों के लिए किया जाता था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, क्योंकि मोहनजोदड़ो से आपके सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो से ही ये विशाल स्नानागार मिला था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया आप देख सकते हो, सीजीएल टायर 1 का 13 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में? तो आपके ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे प्राचीन वेदों में से एक वेद है, पहला वेद है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त यानी मंत्र, और लगभग 11,000 ऋचाएँ हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सूक्त की बात करें तो 1028 सूक्त, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपके ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन देख सकते हो 2021 का एनटीपीसी का CBT 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने, अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता की
सहायता से किस वंश की अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से किस वंश के अंतिम शासक को घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो अगर हम बात करें तो 332 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से मगध के क्रूर शासक घनानंद को पराजित किया था और नंद वंश का अंत कर मौर्य साम्राज्य का नींव रखा था। तो किस वंश का नींव रखा था? किस वंश का अंत किया था? ये नंद वंश का, जिसका अंतिम शासक था घनानंद। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, नंद वंश। ठीक है, नंद वंश का आपके अंतिम शासक को घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया आप देख सकते हो, यूपीपीसीएस आपके 2021 का क्वेश्चन पूछा गया 24 अक्टूबर वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस मौर्य सम्राट ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था? किस मौर्य सम्राट ने? तो इसका कलिंग युद्ध, जब कलिंग युद्ध हुई थी आपके 261 ईस्वी में, तो उसके युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, क्योंकि उसके हृदय परिवर्तन हो गए थे। जो हृदय परिवर्तन के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उन्होंने इसकी शांतिपूर्ण प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटे महेंद्र को और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक है, तो किसने भेजा था? अशोक ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अशोक। ठीक है, ये क्वेश्चन देख सकते हो, एमटीएस 2023 का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आज का थोड़ा क्लास लंबा हो सकता है, 15 मिनट सो तो है, लेकिन हमको लग रहा है कि 20 मिनट का अप्रोक्स चला जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज का पहला क्लास है, इंट्रो में ही थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, तो आज का अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य सफलता के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इतिहासकार भी ए स्मिति ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा था। ठीक है, तो किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हॉन्सेंग ने किस भारतीय राजा के शासनकाल के दौरान भारत का दौरान किया था? किस भारतीय राजा के शासनकाल के दौरान? तो जैसा कि चीनी जो बौद्ध भिक्षु हैंसंग थे, वो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और उसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर थी। ठीक है, और इसकी यात्रा जो है आपके CUकी के नाम से जाना जाता है, CUकी नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, CU और की के नाम से जाना जाता है, ये अलग है U और की। ठीक है, CUकी के नाम से जाना जाता है। तो किसके शासनकाल में? सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसके जो सही आंसर हो जाएगा बी, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे के प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने कराया था? किस चोल शासक ने कराया था? तो तंजावुर जो तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल सम्राट राजा प्रथम ने करवाया था। 1010 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और यह पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना भगवान शिव का एक भव्य मंदिर है। ठीक है, और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में से एक है ये। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राजराजा चोल प्रथम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। आगे है कि 1911 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किस तुर्क आक्रमणकारी को हराया था? किस तुर्क आक्रमणकारी को हराया था? तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किस तुर्क आक्रमणकारी को हराया था?
ठीक है। तो तराइन का जब पहला युद्ध होता है 1191 में, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी। ठीक है, जिसमें गौरी की हार हो गई थी। और इसके अगले ही वर्ष 1992 में तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद गौरी, क्योंकि पहला जब 1911 में युद्ध हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। तो यही बोल रहा है प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में रखा गया था, तो ये आपका मोहम्मद गौरी के बीच, यानी कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा C-B हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर। आगे है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सजदा और पाबोस की प्रथा की शुरू की थी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सजदा और पाबोस की प्रथा शुरू की थी। ठीक है, किस शासक ने शुरू की थी, किस शासक ने। ठीक है, तो जानेंगे इसके बारे में। इसका जो मैं बता रहा हूँ कि बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने और दरबार में अनुशासन स्थापित करने के लिए ईरानी परंपरा सजदा और पाबोस की शुरुआत की थी। ठीक है, और उसने गैर मुसलमानी त्यौहार जैसे नवरोज मानना भी शुरू किया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गयासुन बलबन। ठीक है, क्योंकि बलबन ने ही सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दरबार में अनुशासन स्थापित करने के लिए ये ईरानी परंपरा में सजदा और पाबोस की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण नीति या मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल सेना के रखरखाव के लिए वस्तुओं के दाम निश्चित कर दिए और उसने अनाज, कपड़े, मवेशियों के अलग अलग बाजार बनाए ताकि कोई बेईमानी या काला बाजारी ना कर सके। तो इसका जो सही आंसर जगह हो जाए बी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो आपके 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने बारूद और तुगलमा युद्ध नीति का उपयोग करके दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया, जिससे भारत में मुगल वंश की शुरुआत हुई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए सही आंसर होगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था। तो राजा टेस्ले ने अकबर के वित्त मंत्री थे। ठीक है, इन्होंने 1580 में कर वसूल की नई व्यवस्था लागू की, जिसे दहसाला प्रणाली या टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता है। तो किसने की थी, राजा टोडरमल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो ये फतेहपुर सिकरी में स्थित है। मुगल सम्राट अकबर शेख सलीम चिश्ती का बहुत बड़ा अनुयायी थे। ठीक है, ये बहुत बड़े अनुयायी थे और इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र यानी जहांगीर जो पुत्र थे वो प्राप्त हुए थे, जिनके बचपन का नाम सलीम था। ठीक है, और अकबर ने आपके फतेहपुर सिकरी में इनकी दरगाह का निर्माण आपके लाल बलुआ पत्थर से करवाया था। फतेहपुर सिकरी में आपके सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था।
जो दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद है उसका निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो शाहजहाँ के काल में मुगल वास्तुकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। जो शाहजहाँ का काल रहा है उसे मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और उसने 1656 में दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके शाहजहाँ ने ही आपके जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। और आपको पता होगा कि शाहजहाँ ने आपके ताजमहल और दिल्ली के लाल किला का भी निर्माण करवाया था। जो आगरा में ताजमहल है और दिल्ली में लाल किला है उसका भी निर्माण शाहजहाँ के द्वारा ही करवाया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, शाहजहाँ। ठीक है, आगे क्वेश्चन आगे कि शिवाजी महाराज के प्रशासन में अष्टप्रधान में पेशवा का पद क्या था? पेशवा का पद क्या था? तो पेशवा का पद यानी कि प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ठीक है, प्रधानमंत्री को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि 1757 की प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जैसा कि 29 जून 1957 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश सेना नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने इसका नेतृत्व किया था। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और मीर जाफर की गद्दारी के कारण नवाब यह युद्ध हार गए, जिससे भारत में ब्रिटिश शासन की ज़मीनें तैयार की। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रॉबर्ट क्लाइव होगा, क्योंकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और मीर जाफर की गद्दारी के कारण नवाब यह युद्ध हार गए थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव इसका सही आंसर, यानी कि सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपके अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि 1829 में किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अवैध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया? किस गवर्नर जनरल ने? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने आपके अवैध घोषित करते हुए इसे सती प्रथा को अवैध घोषित करते हुए समाप्त कर दिया था। इसके जो सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के महान विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व आपके बेगम हजरत महल ने की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, बेगम हजरत महल। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसके द्वारा की गई थी? 1873 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये अब की थी ज्योतिराव फुले के द्वारा। महात्मा गांधी ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र में दबे कुचले और महिलाओं के अधिकार के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, किसने की थी? ज्योतिराव ने। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ज्योतिराव फुले। आगे क्वेश्चन है कि ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी? किस वर्ष बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी? 1905 में आपके बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया था? किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव क्या स्थापित? तो आप सभी को जहाँ से पता है कि 1929 के लाहौर के अधिवेशन में इसे पूर्ण स्वराज के ऐतिहासिक को प्रस्ताव पारित कर लिया गया था। इसके जो सही आंसर हो जाएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस घटना से दुखी होकर 1922 में असहयोग आंदोलन को अचानक वापस ले लिए?
किस घटना के कारण? तो इन्हें चौरी चौरा कांड के कारण इन्हें वापस लेना पड़ा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, 4 अप्रैल 1992 को गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ में एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई। उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी जिसमें 22 सिपाही जिंदा जल गए थे और गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे, तो इसलिए इन्होंने आंदोलन तुरंत रोक दिया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक राजनीति दल की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस वर्ष की गई थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस वर्ष की गई थी? ये आपकी की गई थी 1939 में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुए पूना पैक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो पूना पैक्ट हुआ था आपके डॉक्टर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच, उसका पैक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था आपके प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण। प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी को अरुण सफल अली के साथ मुख्य रूप से बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी को अरोड़ा आसफ अली के मुख्य रूप से बम्बे की ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो ये आपको याद किया जाता है अरुण आसफ अली। इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे इनकी याद में फहराया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि वर्ष 1928 में बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? 1928 में आपके बारदौली सत्याग्रह था, उनका सफल नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सफल नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष घटित हुई थी? काकोरी ट्रेन किस वर्ष घटित हुई थी? काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसे नाम पहले थे ककोरी कांड था, किस वर्ष आपके घटित हुए थे? तो ये आपके जो घटित हुए थे वो 1925 में हुए थे। 1925 में हुए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1925। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी में सरकारी खजाने ले जा रही ट्रेन को लूट लिया था। ठीक है, लूट लिया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1925 इसका सही आंसर। आगे ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया था? तो ये 1942 में भेजा गया था। 1942 में भेजा गया था। जैसा कि हम लोग पॉलिटी में भी पढ़ चुके हैं, जो टी सीरीज चल रहा है आपके लिए, जो इसी चैनल पर टी सीरीज भी चल रहा है, उसी में ये क्वेश्चन कराया जा चुका है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 1942। आगे क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन 1946 के तहत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस मिशन के अध्यक्ष थे वो सर पैंथिक लॉरेंस थे। सर पैंथिक लॉरेंस इसके मुख्य अध्यक्ष थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ये आपके जो टी सीरीज चला जा रहा है उसमें भी ये सब पॉलिटी से संबंधित ये क्वेश्चन है, जो हिस्ट्री से भी है। तो ये पॉलिटी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो उसमें मैंने करा चुका है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें आप देखिए, टी सीरीज़ को भी देखिए, वो भी आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। जैसे आपके ये रोज़गार के लिए ये सीरीज़ चलाई जा रही है, वैसे ही आपको वो भी रोज़गार के लिए ये सीरीज़ है। ठीक है, तो आज का आपका ये रोज़गार सीरीज़ का आज का फर्स्ट क्लास था जो ख़त्म हुआ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा क्लास लगा, कैसा नहीं लगा, कुछ बदलाव चाहिए या फिर सही अच्छा चल रहा है ये सीरीज़ में, कुछ आप लोग कमी निकालें या फिर बताएं सही लग रहा है तो सही लग रहा है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए और मैं भी आपके लिए ऐसे कई सीरीज़ को चलाऊं, आपके लिए मेहनत करूं। ठीक है,
तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।